नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, ये आज का टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले इसका एक और टेस्ट मैंने अपलोड किया है आज का संस्कृत का पेपर नंबर 9 सुबह 6 बजे डाल दिया गया। जैसा कि शाम को ही बता दिया था कि आपके पेपर नंबर 9 आ रहा है संस्कृत का। वो टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल रीड का लेवल उससे कम ही रहेगा या उसके समान रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहेगा साथियों। तो जिसने भी संस्कृत का मॉडल पेपर 9 नहीं किया है, आप एक बार चैनल पर जाकर के उस वीडियो को अवश्य हल करें। तो मित्रों, यहाँ हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 हम हल करने वाले हैं। पूरे ही 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न लगभग आरबीएससी की किताबों से लिए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ऑथेंटिक किताबों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आप कहोगे कि सर तत्सम तद्भव तो टॉपिक हटा दिया है, लेकिन वो सभी जगह से नहीं हटाया है, इसलिए कभी कभी मैं तत्सम तद्भव के क्वेश्चन को भी सम्मिलित करता हूँ। बजरंग, कंद, वंश और नींद। तो बताइए कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है? प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा साथियों? तो पहले क्वेश्चन में जो राइट आंसर है एक बार देख लीजिए। राइट आंसर है आपका वंश, तीसरा विकल्प। कैसे है बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार सभी में अनुस्वार लग रहा है, तो आप को लगता है कि चारों ही तत्सम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ वंश शब्द ही तत्सम है। बाकी बजरंग जो शब्द है इसका तत्सम होता है वज्रांग। क्या होता है? वज्रांग, जिसका तद्भव है बजरंग। कंद जो शब्द होता है इसका तत्सम होता है स्कंद। क्या होता है? स्कंद होता है। नींद जो शब्द है इसका तत्सम होता है निद्रा। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर बजरंग, कंद और नींद ये तीनों शब्द तद्भव है। ओनली यहाँ वंशी शब्द ही आपके तत्सम शब्द है। तो तीसरा विकल्प पहले क्वेश्चन में सही है। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 2 पर। सभी को सूचना तो मिल ही गई होगी कि जो अभी कल टेस्ट लिया था आपके संडे के दिन, तो उसमें 150 प्रश्नों में से लगभग अधिकतर विद्यार्थियों की स्कोर 120 के आसपास था साथियों। उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली है, टेलीग्राम पर भी डाली है, यूट्यूब पर भी डाली है कि आने वाला जो संडे ठीक है, लगभग आज से 5-6 दिन बाद, तो उस दिन आपके इतना ज़बरदस्त लेवल का पेपर रहेगा। मैंने पोस्ट में लिखा है 110 क्वेश्चन साथियों। 110 क्वेश्चन भी अगर आप टच कर दोगे तो गारंटी है आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। आने वाले संडे का जो टेस्ट है उसमें पूरा ज्ञान निचोड़ के रख दूंगा उस पेपर में, अपना पूरा ही ज्ञान, ठीक है, जितना अनुभव है, जितना ज्ञान है, सारा निचोड़ के रख दूंगा उसमें। और बिल्कुल आपको लगेगा, आप यूँ मानो कि 5 या 6 दिन बाद, मतलब जो संडे है आपके संडे के दिन सुबह 8 बजे रीट का ही पेपर है, ये मान के सोचो, ये मान के चलना है आपको बिल्कुल। तो अच्छी तरह से तैयार हो जाओ संडे के दिन। 101% 110 आप यूँ मानो 1 या 2% लोग ही टच करेंगे, 1 या 2%। तो ठीक है, तैयार हो सभी। राजस्थान लेवल पे मुझे कम से कम उस टेस्ट में 50,000 लोग चाहिए एक दिन में, कम से कम, तब जाके मज़ा आएगा साथियों। कम से कम 50,000 लोग उस टेस्ट को दे एक ही दिन में, तो तब मज़ा आएगा उतनी मेहनत का। बाकी कल जो टेस्ट डाला था उसको एक दिन में 25,000 लोगों ने दिया है, 25+ लोगों ने, 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को। लेकिन आने वाले संडे को जो टेस्ट है उसको 50,000 से भी ज़्यादा लोग होना चाहिए उस टेस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक से भाववाचक बना है? भक्ति, लाली, पढ़ाई और सफाई। तो देखिए, जातिवाचक से भाववाचक बनने वाले शब्दों की बात करें तो साथियों विकल्प संख्या 1 सही है, क्योंकि भक्ति शब्द एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जो कि भक्त से बना है, और भक्त क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी जो लाली शब्द है ये लाल से बना है, और लाल शब्द एक विशेषण है। ये जो पढ़ाई शब्द है ये एक भाववाचक है जो कि पढ़ना से बना है, और पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। सफाई जो शब्द है भाववाचक, ये साफ से बना है, और साफ क्या है? विशेषण। और भक्ति शब्द किससे बना है? भक्त से, और भक्त क्या है? जातिवाचक। इसलिए प्रथम विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि वो जो टेस्ट रहेगा ना,
तो उसमें अभी तो मैंने एसएसटी के क्वेश्चन शामिल नहीं किए थे पिछले 2 मेगा टेस्टों में, लेकिन साथियों इस मेगा टेस्ट में 150 जो प्रश्न होंगे उसमें आपके साइकोलॉजी होगी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, गणित होगी, पर्यावरण होगी और उसी के साथ एसएसटी के पूरे ही 60 क्वेश्चन होंगे। एसएसटी के क्वेश्चन आरबीएससी की बुक से बनाए जाएंगे जितने भी रहेंगे शिक्षण विधियों को छोड़ करके, ठीक है। तो तैयार रहना, शिकायत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी आपके। यूँ मानो आप एक तरह से आप प्रीट का ही एग्ज़ाम दे रहे हो आने वाले संडे को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गरिमा, संस्था, बाहु और भव। तो साथियों ये जो चार शब्द है तीसरे क्वेश्चन में, इनमें से उस शब्द का चयन करना है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो मित्रों राइट आंसर है इसमें चौथा विकल्प भव, क्योंकि भव शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि भव शब्द क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि भव शब्द का स्त्रीलिंग होता है भवानी। क्या होता है? भवानी होता है। बाकी गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है, संस्था एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाहु मतलब भुजा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो चौथा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो असत्य है। सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम एकवचन है। मोह, तेल, वर्षा, जल एकवचन है। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, क्रोध बहुवचन है। आंसू, प्राण, भाग्य, दाम बहुवचन है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है, असत्य विकल्प कौन सा है, मतलब गलत विकल्प कौन सा है बताना है प्रश्न संख्या 4 में। बताइए साथियों प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प आपका राइट रहेगा। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है तीसरा विकल्प, क्योंकि ये कह रहा है होश, दर्शन, हस्ताक्षर, क्रोध बहुवचन है। तो साथियों होश बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, लेकिन ये जो क्रोध शब्द है ये बहुवचन नहीं है बल्कि क्रोध तो एक वचन में आता है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो तीसरा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। बाकी पहला, दूसरा, चौथा ये चारों बिल्कुल सत्य कथन है, ओनली तीसरा कथन ही यहाँ असत्य है। तो चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, असंबद्ध विकल्प का चयन कीजिए। आप वहां अवश्य जाइएगा, अज्ञात भविष्यकाल, कदाचित आज भूपेंद्र आए, संभाव्य भविष्यकाल, आप भी पढ़िए, अज्ञात वर्तमान काल, अंकित पुस्तक पढ़ता है, सामान्य भूतकाल। तो बताइए इनमें से कौन सा असंबद्ध विकल्प है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 5 में चौथा विकल्प आपका सही है। क्यों? क्योंकि ये असंबद्ध है। बाकी आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आइएगा, खाइएगा, जाइएगा, नहाइएगा, देखिएगा, ये सभी चीज़ें अज्ञात भविष्य काल में आ जाती है, ठीक है। कदाचित आज भूपेंद्र आए, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है भविष्य में, इसलिए संभाव्य भविष्य। आप भी पढ़िए, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, पढ़िए मतलब वर्तमान की, तो ये अज्ञात वर्तमान। अंकित पुस्तक पढ़ता है साथियों, ये सामान्य भूतकाल नहीं है बल्कि ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसलिए चौथा विकल्प आपके पांचवें क्वेश्चन में असंबद्ध है और यही आपका राइट आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 6, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? शताब्दी, त्रिभुज, अष्टाध्यायी और अष्टसिद्धि। तो देखो द्विगु समास युक्त इनमें से कौन सा शब्द नहीं है बताना है। साथियों वैसे तो द्विगु समास में और आपके बहुब्रीहि समास में अनेक भ्रांतियाँ चलती है, मतलब अनेक विवाद चलते हैं इन दोनों समासों में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में अष्ट अध्यायों की पुस्तक विशेष है ये एक, इसलिए इसमें द्विगु समास नहीं है बल्कि इसमें बहुब्रीहि समास है। शताब्दी मतलब 100 का समूह, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का योग और अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियों का समाहार। तो साथियों इन तीनों में ही द्विगु है, बाकी अष्टाध्यायी में पूर्ण रूप से बहुब्रीहि समास ही रहेगा। थर्ड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। किस विकल्प में संधि नहीं है? नार्युचित, वटवृक्ष, दावानल और मानव। तो देखो संधि नहीं है, राइट आंसर बताना है 7वें क्वेश्चन में। बताइएगा साथियों 7वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा है। देखो नार्युचित का संधि विच्छेद होता है नारी प्लस उचित बराबर शब्द क्या बनेगा? नार्युचित। यण संधि का उदाहरण है।
वट वृक्ष में आपके अयादी संधि है, वटो प्लस वृक्ष इसका संधि विच्छेद होगा। दावानल में दाव प्लस अनल, दाव प्लस अनल मतलब जंगल में लगने वाले आग, इसमें दीर्घ संधि है। लेकिन साथियों ये जो मानव शब्द है, मानव शब्द बना है मनु प्लस एस है, तो इसमें अ प्रत्यय लग रहा है। इसमें प्रत्यय लगने के कारण ये शब्द बना है, इसलिए इसमें संधि नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्यय के कारण ऐसा हो रहा है। तो 7वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन, किसमें अनुपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनुपयोगी, अनेक और अन्वय। तो बताइए 8वें क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो राइट आंसर है आपके अन्वय में अनुपसर्ग नहीं है, बल्कि अन्वय में अनुपसर्ग है। कौन सा? अनु। कैसे? अनन्य का विच्छेद होता है अन प्लस अन्य, क्या होगा? अन प्लस अन्य मतलब अनन्य। अनुपयोगी का विच्छेद होगा अन प्लस उपयोगी, बराबर शब्द क्या बनेगा? अनुपयोगी। तो इसमें भी अनुपसर्ग हो गया। फिर अनेक जो शब्द है, अनेक का विच्छेद होगा अन प्लस एक, बराबर शब्द क्या बनेगा? अनेक। तो इसमें भी आपके अनुपसर्ग हो गया। लेकिन अन्वय जो शब्द है इसका विच्छेद होगा अनु प्लस ए, तो अनु प्लस आई, बराबर शब्द क्या बनेगा? अन्वय। तो चौथा विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो साथियों अब हम प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नैष्टिक, पथ्य, परिधेय और नेपथ्य। तो देखो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साथियों? नेपथ्य। चौथा विकल्प 9वें क्वेश्चन में सही है। एक खारती शब्द भी आपको पढ़ना है, ठीक है? 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। आपके 10वां क्वेश्चन, जिस बात का डर था वह नहीं हुई, रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपयुक्त सभी। तो देखो जिस बात का डर था वह नहीं हुई, यहाँ पर साथियों एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, और आश्रित जहाँ पर वाक्य होता है वो एक मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। तो चलिए आपके 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? बहुत कठिन काम करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है कलम तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना, गुलर का फूल होना और दांत खट्टे करना। तो जब भी कोई बहुत कठिन काम करता है तो उसके लिए कलम तोड़ना नहीं होता है साथियों। कलम तोड़ना तो क्या, अत्यंत हृदय स्पर्शी रचना करना होता है। गुलर का फूल होना भी नहीं, बल्कि आकाश के तारे तोड़ना मतलब बहुत कठिन काम करना। दूसरा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी का मादो होने का अर्थ है, मिट्टी का मादो होना इसका क्या अर्थ है? समझदार होना, बहुत ही मूर्ख होना, कृष्ण की मूर्ति होना और मिट्टी की मूर्ति होना। तो साथियों मिट्टी का मादो क्या अर्थ लिया जाएगा मित्रों? प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर देना है। देखिए 12वें क्वेश्चन में राइट आंसर है मिट्टी का मादो का मतलब है बहुत ही मूर्ख होना। दूसरा विकल्प सही है, समझदार होना, कृष्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। यहाँ सेकंड विकल्प है सही, ठीक है? कौन सा? सेकंड विकल्प। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मित्रों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? समनिधि, सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि। तो बताइए इनमें से कौन से विकल्प में वर्तनी सही दे रखी है? देखो सन्निधि शुद्ध होता है और ध में बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा लगती है। सन्निधि इस प्रकार से शुद्ध होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। तो चलिए यार 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थानी शब्द गमनों का अर्थ है खो जाना, पागल हो जाना, मूर्ख बन जाना और होशियार बन जाना। तो देखो गमनों, राजस्थानी भाषा में एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है गमनों। तो साथियों गमनों का मतलब होता है खो जाना। कोई चीज़ खो जाती है कि यार वो गमगी, मतलब गमनों, गमनों मूल रूप से गमगी भी कहा जाता है, लेकिन गमनों मूल रूप से है वो। प्रथम विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15 को। तो चलिए 15वां क्वेश्चन मित्रों, ये देखिए प्रश्न संख्या 15 को, ये आपको इधर मिलेगा। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम।
वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो 3 विराम चिन्ह है, एक तो ये, एक ये, सॉरी 2 ही विराम चिन्ह हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से विराम चिन्ह हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? योजक व अल्प विराम चिन्ह, निर्देशक व अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण व अल्प विराम चिन्ह और विवरण व अल्प विराम चिन्ह। तो बताइए, पहले तो साथियों इस चिन्ह को क्या कहेंगे आपको पता होना चाहिए। तो इसको विवरण चिन्ह कहेंगे। फिर इसके बाद में इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इसको अल्प विराम चिन्ह कहेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपके विवरण और अल्प विराम चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए 15वें क्वेश्चन में आपका जो चौथा विकल्प है वही सही आंसर रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे, आपके 16वां क्वेश्चन मित्रों। तो प्रश्न संख्या 16, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को लिखना सिखाने के लिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो देखो, जो हम व्याकरण का ज्ञान बच्चों को देते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा का शुद्ध रूप सीख सकते हैं। विकल्प संख्या 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो मित्रों 17वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिए, पठन कौशल विधि का उचित क्रम है वर्ण, पद और वाक्य, पद, वर्ण और वाक्य, वाक्य, पद और वर्ण और उपयुक्त सभी। तो उचित क्रम आपको पठन कौशल के अंतर्गत बताना है कि पठन कौशल जो विधि है उसका उचित क्रम क्या होता है, किस क्रम में बच्चों को पठन करवाना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद पद या शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है और उसके बाद में वाक्यों को पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है साथियों प्रश्न संख्या 17 में, ये आपका राइट आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो देखो, जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी दी है, पंचपदी प्रणाली, इसमें कौन सा पद नहीं दिया गया है साथियों? इन्होंने प्रस्तावना दिया है, प्रस्तुतिकरण दिया है, उद्देश्य दिया है, लेकिन मूल्यांकन जैसा अलग से कोई पद इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपनी प्रणाली में नहीं दिया गया है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 18 में, यही आपका राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां क्वेश्चन, ये देखिएगा, देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? लेख प्रणाली, खेल प्रणाली, वाक्य प्रणाली या कला प्रणाली। तो देखो और रचो मतलब देख करके रचना जिसमें की जाती है, तो रचना करेंगे तो खेल प्रणाली नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको लेख प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको साथियों? लेख प्रणाली के नाम से उसको जाना जाता है। विकल्प संख्या 1 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बुद्धि बालकों के लिए और उपयुक्त सभी। देखो, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किनको होती है? इसके लिए आपको उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ भी पता होना चाहिए। अर्थ क्या होता है? बालकों की कमजोरियों को दूर इसमें किया जाता है साथियों। तो ये मंदबुद्धि बालकों की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का कार्य करता है, पिछड़े बालकों की कमजोरियां हैं उसको दूर करने का कार्य करता है, सामान्य बुद्धि की अगर कोई कमजोरियां हैं तो उसको भी दूर करने का कार्य ये करता है। अतः आपका जो चौथा विकल्प है 20वें क्वेश्चन में, यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। तो आपके 21वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21 है मित्रों, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अक्षरबोध विधि और वाचन विधि। तो देखो, स्वाध्याय पर विशेष बल देने वाली विधि, तो व्याख्यान विधि में तो क्या होता है मित्रों? व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है शिक्षक के द्वारा, इसलिए ये आपका राइट आंसर नहीं है। वाचन में तो यहाँ पर वाचन मतलब वाचन करके बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन साथियों अक्षरबोध और पाठ्य पुस्तक, इन दोनों में से राइट आंसर है आपके जो पाठ्य पुस्तक विधि है, ये स्वाध्याय पर विशेष बल देती है, क्योंकि स्वाध्याय मतलब खुद ही अध्ययन करना। ठीक है, इस प्रकार पाठ्य पुस्तक विधि इसका राइट आंसर है, दूसरा विकल्प 21वें क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। तो मित्रों 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 22, छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन प्रभावी होता है? सरल वाचन, एकांक वाचन, सामूहिक वाचन और मौन वाचन।
तो छोटी कक्षाओं की बात अगर की जा रही है, छोटी कक्षाओं में सामूहिक वाचन प्रभावी माना जाता है, जबकि बड़ी कक्षाओं में मौन वाचन को प्रभावी माना जाता है। अतः यहाँ छोटी कक्षाओं के पूछे जाने के कारण आपका सामूहिक वाचन थर्ड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे सामूहिक वाचन में क्या होता है, सभी बच्चे एक साथ वाचन करते हैं, उससे क्या बालकों की झिझक संबंधी कमजोरियां दूर हो जाती है साथियों, इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 23 मुफाहत के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया है निर्णयात्मक, अनवरत, सामाजिक और वैवाहिक। तो भाई मूल्यांकन प्रक्रिया कोई वैवाहिक तो होगी नहीं, विवाह तो और मूल्यांकन तो इसका तो कहीं से कहीं तक कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ये तो गलत आंसर है साथियों। इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को एक अनवरत प्रक्रिया बताई है। अनवरत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया की ये हमेशा चलती रहती है। सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, मैटर लाते हैं। और फिर देखो आप संडे के दिन तो इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है एक टेस्ट के लिए, आपके 2 घंटे के लिए लगभग यूँ मानो 6 दिन या 7 दिन तक इतनी तेज़ मेहनत हो रही है साथियों। इतनी तेज़ मेहनत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी मेहनत आप पढ़ाई में कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और इस बात की खबर सभी को दे दो, सभी को इधर उधर भेज दो। मैं एक थंबनेल बना के और पोस्ट कर दूंगा, उसको इधर उधर भेजो कि संडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा उस टेस्ट में जुड़े। यूँ मानो आप प्री रीट एग्ज़ाम उसको कह सकते हो स्टेट लेवल पे। तो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है भाषा प्रयोगशाला विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि और सूत्र विधि। तो जो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया है इसका सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था और यहाँ पर इस पर आधारित शिक्षण विधि है साथियों अभिकर्मित अनुदेशन विधि। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 है, ये देखिए, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य करवाया जाता है। एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन। तो मित्रों 25वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। इनमें से वो उपकरण कौन सा है जिसको कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़ के शिक्षण कार्य करते हैं। तो साथियों उसको ग्रामोफोन तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्रामोफोन से हम शिक्षण कार्य कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा नहीं करते हैं, बल्कि उसको एलसीडी प्रोजेक्टर कहेंगे, क्योंकि एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है साथियों। आप इसको कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हो या इंटरनेट से भी जोड़ सकते हो। तो थर्ड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो 26वां क्वेश्चन, ये देखिए प्रश्न संख्या 26 को, सतत व व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हो, छात्रों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, या विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल है। तो प्रश्न संख्या 26 में सतत व व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या रहेगा। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है, मतलब इतना शानदार क्वेश्चन है ये, इसमें क्या होगा कि तीसरा और पहला विकल्प तो हम आसानी से हटा देंगे, लेकिन दूसरे और चौथे विकल्प में बड़ी ही समस्या आएगी, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड विकल्प है। क्यों है सेकंड विकल्प आंसर, क्योंकि ये कह रहा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बालक विकास के सभी पहलू शामिल हो। साथियों चौथा विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि सीसी में बालकों के विकास को ध्यान रखा गया है, बालकों के लिए मूल्यांकन चलाया गया है, न कि अध्यापक के लिए मूल्यांकन वो चलाया गया है, ठीक है। अध्यापक का भी सभी प्रकार का विकास करोगे क्या सीसी से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, उसके सभी पहलुओं को शामिल करोगे, संज्ञानात्मक, नैतिक, सभी चीज़ें नहीं, अध्यापक की नहीं, ओनली बालक की रहेगी सभी चीज़ें। तो साथियों हाँ अध्यापक का भी विकास तो होगा उससे, लेकिन सारे ही पहलू नहीं साथियों, इसलिए ये गलत हो जाता है। सेकंड विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं
विधि, प्रविधि, युक्ति और उद्देश्य। तो 27वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है। जो पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जिसके लिए हम क्रिया करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो साथियों उनको उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य हम पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो पूर्वदर्शित लक्ष्य है, हम जिसके लिए पढ़ाते हैं, विभिन्न क्रियाएं करवाते हैं, उनको लक्ष्य मतलब उनको उद्देश्य कहा जाता है। चौथा विकल्प 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देखेंगे। आगमन विधि मार्ग है खोज का, लक्ष्य का, अनुकरण का या तीव्रता का। तो जो आपके आगमन विधि होती है इसमें अनुकरण का मार्ग नहीं अपनाया जाता है, ना ही तीव्रता का, बल्कि साथियों इसमें खोज का मार्ग अपनाया जाता है, क्योंकि बालक खुद ही खोज करता है नियमों और सिद्धांतों की और फिर उसे खुद ही प्रूव करता है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प खोज आगमन विधि जो है वो खोज का मार्ग रहेगा, प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें बहुत सरल हो, छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, उसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो या शिक्षक को कुछ भी न करना पड़े। तो साथियों बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो क्या वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है? नहीं। बहुत ज़्यादा सरल हो वो भी नहीं। शिक्षक को कुछ भी नहीं करना पड़े तो फिर शिक्षक किस लिए है? तो ये भी गलत है। तो साथियों छात्र पर आधारित क्रियाएं जिसमें सबसे अधिक हो वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। सेकंड विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन 30वें क्वेश्चन को देखने से पहले कोई भी अगर आपको डाउट है प्रश्न पर, किसी भी प्रश्न पर, तो उसके लिए आप कमेंट कर दें साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाए 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कल वाला मेगा टेस्ट 150 प्रश्नों का नहीं किया है तो उसको चैनल पर जाकर के कर सकते हो। और आने वाले संडे के दिन जो 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट नंबर 3 है वो आएगा, तो उसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताना है कि भाई संडे के दिन स्पेशल टेस्ट आ रहा है स्टेट लेवल पे। यूँ मानो आप स्टेट लेवल पे, मैं कह रहा हूँ कि आज तक ऐसा कोई टेस्ट हुआ ही नहीं होगा यूट्यूब पे, तो ठीक है यूट्यूब पे तो आज तक ऐसा कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है साथियों। तो आप सभी तैयार रहें। तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व आता है प्रस्तावना, मूल्यांकन, अध्यापन कार्य और पुनरावृत्ति। तो देखो शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व। तो साथियों प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व मतलब जब हम प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रयोग प्रदर्शन से पहले कौन सा सोपान आता है? तो साथियों मूल्यांकन के बाद हम प्रयोग प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, या फिर प्रस्तावना की और प्रयोग प्रदर्शन कर दिया? नहीं साथियों, प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व प्रस्तावना नहीं बल्कि अध्यापन कार्य आता है। थर्ड विकल्प आपका सही है। बच्चों को पढ़ा देते हैं उसके बाद में अध्यापन करवाने के बाद में प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है 30वें क्वेश्चन में ये सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों वीडियो आज का डाल चुका हूँ। मिलते साथियों अब अगले वीडियो में।